हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नर्नेस्ट इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मेटल व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद इट्स ओन आयंस। तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया था ई नोट, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड। नोट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब स्टैंडर्ड कंडीशन का मीनिंग क्या होगा कि जब हम टेम्परेचर कितना लेते हैं 298 केल्विन लेते हैं और आयंस की जो कंसंट्रेशन लेते हैं दैट इज 1 मोलर। सो if concentration is 1 molar and temperature is 298 Kelvin, then electrode potential is considered as standard electrode potential, right? अब देखिए, अगर हम concentration को चेंज कर देते हैं, 1 मोलर से कम कर दें या 1 मोलर से ज़्यादा कर दें, या हम टेम्परेचर को चेंज कर दें, तो उससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या चेंज आएगा, ये हम स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग नर्नेस्ट इक्वेशन। इट मीन्स Nernst equation gives the change in electrode potential on changing concentration of the solution and on changing temperature। मीन्स अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करें, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या चेंज आता है उसको हम पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग नर्नेस्ट इक्वेशन। सिमिलरली कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के चेंज करने से ईएमएफ ऑफ द सेल के अंदर क्या चेंज आता है वो भी हम स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग नर्नेस्ट इक्वेशन। देखिए, ये इक्वेशन क्या कहती है। जब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करती हूँ तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, और मैंने एग्जांपल लिया जिंक का। देखिए, ये जिंक आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए और ये जिंक मेटल के अंदर कन्वर्ट हो गया, राइट। तो देखिए, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है मैंने रिडक्शन हाफ लिखी है। नर्नेस्ट इक्वेशन हम जब भी लिखते हैं तो ऑलवेज हमें रिएक्शन रिडक्शन फॉर्म के अंदर लिखनी होती है। तो देखिए, यहाँ पे जिंक का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल हम फाइंड आउट करें तो अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन, देखिए अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, तो हम इसके पोटेंशियल को कहेंगे ई नोट, मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है, तो उस टाइम इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, ई। और ये E क्या होगा, दिस इज गिवन बाय नर्नेस्ट इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू ई नोट माइनस RT बाई NF ln कंसंट्रेशन ऑफ दिस, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस। अब देखिए, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये नर्नेस्ट इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे ई नोट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, जो भी गिवन टेम्परेचर होगा इन केल्विन स्केल। एफ मीन्स 1 फैराडे, दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब। और एन का मीनिंग क्या है कि इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं। Ln मीन्स नेचुरल लॉग, और ये जिंक की कंसंट्रेशन और ये जिंक आयंस की कंसंट्रेशन। अगर मैं इस नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस RT ओवर NF। अब देखो, नेचुरल लॉग को अगर हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे देन वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 2.303 फैक्टर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग। अब देखिए, यहाँ पे जो जिंक दिया है दैट इज प्योर सॉलिड। सो अगर हमें कभी भी प्योर सॉलिड दिया जाए या हमें प्योर लिक्विड दिया जाए या हमें कोई गैस दी जाए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो हम उसकी कंसंट्रेशन को ऑलवेज क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं। क्यों लेते हैं यूनिटी, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में। सो कंसंट्रेशन ऑफ आइदर प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड और गैस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज नोन एज इज टेकन एज यूनिटी कंसंट्रेशन। सो यहाँ पे देखिए, ये जिंक है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है, प्योर सॉलिड है, तो इसकी कंसंट्रेशन को मैंने 1 पुट कर दिया और ये यहाँ पे आ गया Zn2 पॉजिटिव। अब देखिए,
आर की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर को अगर मैं ले लेती हूँ 298 केल्विन। फेराडे हमें पता ही है क्या है 96500 कूलम। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो ये वैल्यू क्या आ गई है, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर की जगह आप ये पुट करिए, टेम्परेचर की जगह 298 केल्विन इंटू 2.303 ओवर एफ की जगह 96500 कूलम। और जब हम इसको यहाँ पे पुट करके सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0591 ओवर एन लॉग 1 ओवर जिंक 2 पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं जिंक का ही एग्जाम्पल लेती हूँ तो जिंक में यहाँ रिडक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप n की जगह 2 पुट कर सकते हो। सो इस रिडक्शन हाफ के लिए अगर मैं कंसंट्रेशन का चेंज देखना चाहूँ उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, तो हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं। दिस इक्वेशन इज नॉन एज नर्नेस्ट इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कंसंट्रेशन का चेंज देखना है तो हमें वो इलेक्ट्रोड ऑलवेज रिडक्शन हाफ में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसको ऑलवेज हम रिडक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, चाहे उसका ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे तो वो ऑलवेज रिडक्शन फॉर्म के अंदर लिखेंगे और तभी हम उसके लिए ये इक्वेशन लिखेंगे। दिस इज नॉन एज नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम स्टडी करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हेन नो इलेक्ट्रिक करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये ईएमएफ होता है और हम इसको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो वहाँ पे सेल के ईएमएफ पे कंसंट्रेशन का और टेम्परेचर का क्या चेंज आएगा, अगर ये चेंज अगर हम कर दें तो उसके ईएमएफ पे क्या चेंज आएगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज नर्नेस्ट इक्वेशन। तो अब हम उसे स्टडी करते हैं। देखिए नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ ए सेल, इसके लिए हमने एक रिएक्शन कंसिडर की, एक रिडोक्स रिएक्शन। इस रिडोक्स रिएक्शन से हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे और ये रिएक्शन क्या है, जिंक प्लस कॉपर आयन कन्वर्ट इनटू जिंक आयन प्लस कॉपर। देखिए इस रिएक्शन के अंदर ये क्लियर है कि यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो बनाता है ऑलवेज एनोड, और यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हुआ है, इट मीन्स कॉपर क्या बनाएगा, कैथोड। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये क्लियर हो गया है कि एनोड बनेगा जिंक का और कैथोड बनेगा कॉपर का, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये एक रिएक्शन इन 2 रिएक्शंस के से मिलके बनी हुई है। फर्स्ट वन इज जिंक कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ, एंड सेकेंड वन इज कॉपर आयन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर रिडक्शन हाफ। अगर ये 2 मेरे पास हाफ सेल्स बनी हैं, इन हाफ सेल्स को का अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहें एट ए गिवन कंसंट्रेशन, तो जस्ट हमने इससे पहले स्टडी किया था, तो उस जब हम नर्नेस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो उसके लिए हमें इन इक्वेशंस को किस में लिखना पड़ेगा, रिडक्शन हाफ के अंदर। तो मैंने फर्स्ट लिखा है कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू कॉपर, तो ये आपके पास एक रिडक्शन हाफ है। अगर मैं इस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना चाहूँ अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। मैंने इसको कैथोड इसलिए लिखा है क्योंकि कॉपर कैथोड का काम कर रहा था। वो किसके इक्वल होगा, ई नोट कैथोड माइनस 0.0591 ओवर एन। एन यहाँ मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर जो किसके इक्वल होगी 1 के, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस। ये जो इक्वेशन हमने लिखी है दिस इज नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। अब सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन थी हमारी जिंक की जो क्या बना था, एनोड। तो हम नर्नेस्ट इक्वेशन जब भी लिखते हैं तो ऑलवेज हम उसे रिडक्शन हाफ की फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे रिडक्शन हाफ का लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड
इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस 0.0591 ओवर एन, एन यहाँ पे भी 2 है इसलिए मैंने 2 लिखा है, लोग जिंक की कंसंट्रेशन 1 डिवाइडेड बाय जिंक आयन कंसंट्रेशन, राइट। तो अब आपके पास ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया कैथोड का और ये आ गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का, और इन दोनों हाफ सेल से मिलके क्या बना है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना है। सो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ क्या होगा, ये देखिए ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको हमने लिखा, ये आपके पास है ईसी देखो ये रहा, माइनस ई ए आपके पास ये रहा। तो आप इसमें से इसको माइनस करो, माइनस करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कि ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 ओवर 2 log Zn2 पॉजिटिव ओवर Cu2 पॉजिटिव। अब आप एक बार रिएक्शन की तरफ देखिए, ये हमारे पास रिएक्शन Zn2 पॉजिटिव कहाँ है, ये रहा, कॉपर कंसंट्रेशन 1 हो गई डिवाइडेड बाय कॉपर आयन यहाँ है, मीन्स log मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमारे पास जो नर्नेस्ट इक्वेशन आई है ईएमएफ ऑफ द सेल, उसके लिए ये इक्वेशन आई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, राइट। अब देखिए, अगर मैं नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ द सेल, अगर मैं इसी चीज़ को अप्लाई करना चाहूँ किसी जनरल इक्वेशन पे, ये तो मैंने एक रिएक्शन ले ली, अगर मैं एक जनरल रिएक्शन ले लेती हूँ तो देखिए जनरल रिएक्शन, हम रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉल a मोल्स ऑफ A कंबाइन विद स्मॉल b मोल्स ऑफ B और कन्वर्ट्स इनटू x मोल्स ऑफ X एंड y मोल्स ऑफ Y। और इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं, n इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं। तो इस रिडोक्स रिएक्शन से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा उसका ईएमएफ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 ओवर n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखिए ये रहा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू सेकंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अनदर रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन है फॉर दिस जनरल रिएक्शन। अब एक बार थोड़ा सा 11th क्लास याद करते हैं हम, और 11th क्लास क्या है, 11th क्लास कहती हैं कि जहाँ हमने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टडी किया था, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था, और अगर हमारी रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, तो ये जो टर्म आपको दिखाई दे रही है, दिस इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन, मीन्स नर्नेस्ट इक्वेशन को यूज करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले तो इसी को ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल पुट करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको तो तब करते जब हमारी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम सेटअप होता। अब ऊपर तो कहीं इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ ही नहीं है, तो हम इसको केसी के इक्वल कब पुट करेंगे, चलिए वही देखते हैं अब। फॉर दिस पर्पस लेट्स कंसीडर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने कंसिडर किया है वेयर ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक टेक्स प्लेस एंड रिडक्शन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस। मीन्स यहाँ पे जो एनोड है वो तो जिंक का बना हुआ है और कैथोड है वो कॉपर का बना हुआ है। देखिए, अगर मैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देख के और अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ तो हम ये लिख सकते हैं, जिंक प्लस CuSO4 कन्वर्ट्स इनटू ZnSO4 प्लस Cu। ये हमारी एक रिडोक्स रिएक्शन है जिससे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना। अब देखिए एक्चुअल में इस सेल में होता क्या है, आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम क्या बोलते हैं, यहाँ हमने जिंक रोड को लिया और इस जिंक रोड को हमने डिप कर दिया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, राइट। ये हमने दूसरा बीकर लिया और यहाँ पे हमने कॉपर की रोड ली
और इसको डिप कर दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर और इन दोनों को वायर के थ्रू कनेक्ट किया और फिर यहाँ पे एक सोल्ट ब्रिज लगा के और सर्किट को कंप्लीट किया। अब देखिए एक्चुअल में इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में तो यहाँ रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन में हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हमें एक्सटर्नल सर्किट दिखाई दे रहा है। अब एक्सटर्नल सर्किट कहाँ पे है, हमारा एक्सटर्नल सर्किट ये है। तो इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ, जिंक से और इधर कॉपर की साइड इलेक्ट्रॉन्स मूव करके गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से, यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोड था, ये इलेक्ट्रोड जिंक का बना हुआ था और जिंक कन्वर्ट हुआ Zn2 पॉजिटिव के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए। तो यहाँ से जिंक आयन तो सॉल्यूशन में चला गया और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करके गए हैं, राइट। सिमिलरली कि यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव जो यहाँ से हमें मिला है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट होके इस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा और इसका साइज धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होगा। ये तो सारा हुआ एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। लेकिन जब हम इंटरनल सर्किट की बात करेंगे तो इंटरनल सर्किट हमारा किसने कंप्लीट किया था, सोल्ट ब्रिज ने। सोल्ट ब्रिज में क्या लिया हुआ था हमने, K2SO4। तो हुआ क्या कि यहाँ पे ये जो जिंक आयन थे, ये जिंक आयन धीरे धीरे इंक्रीज होने शुरू हुए। तो इसकी तरफ, इन जिंक आयन की तरफ सल्फेट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, राइट। जो यहाँ पे आके जिंक सल्फेट बना दिया, मीन्स ये जो Zn2 पॉजिटिव आयन है ये सोल्ट ब्रिज के सल्फेट के साथ कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो गया, ZnSO4 के अंदर। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो SO4 Cu2 पॉजिटिव आयन था वो तो कॉपर में कन्वर्ट हो गया और ये जो हमारे पास सल्फेट आयन बचे हुए थे, ये सल्फेट आयन इनडायरेक्टली यहाँ से यहाँ मूव करके चले गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करेगा, हमारा जो बीकर ए है, इस बीकर ए के अंदर जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और जो हमारा बीकर बी है इसके अंदर कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है या इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट मीन्स इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज हुई या इसकी चेंज हुई तो उससे इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स इधर वाले इलेक्ट्रोड का और इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज होता चला जाएगा। एंड अल्टीमेटली ए स्टेज कम्स व्हेन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स बिकम्स इक्वल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था और यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो दोनों एक स्टेज पे आके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एंड द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ये जो हमारा सर्किट था इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि उस टाइम उस सेल का जो ईएमएफ होगा वो किसकी इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ईएमएफ इज द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, इन दोनों के डिफरेंस के, और ये दोनों इक्वल ही अगर हो गए तो ईएमएफ 0 हो जाएगा। उस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज, राइट। सो अगर किसी रिडॉक्स रिएक्शन की मैं बात करूं तो उसके इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, उसके इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है कि व्हेन द ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिकम 0 देन स्टेज इज रीच्ड, द स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेज। तो उस केस में हम इस रिएक्शन को फिर ऐसे ना लिख के हम इस रिएक्शन को क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे Zn प्लस में CuSO4 और यहाँ पे रिवर्सिबल साइन आएगा, इरिवर्सिबल साइन नहीं आएगा, राइट। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnSO4 प्लस में Cu। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई और इसके लिए अगर मैं ईएमएफ लिखना चाहूँ मीन्स नर्निस्ट इक्वेशन अप्लाई करना चाहूँ तो वो क्या होगी, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ दिस, बिकॉज इसकी कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगी 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 लिख दो या आप Zn2 पॉजिटिव आयन लिख दो, डिवाइडेड बाय इसकी कंसंट्रेशन तो 1 हो जाएगी तो इसकी कंसंट्रेशन, या आप क्या लिख सकते हैं इसको Cu2 पॉजिटिव आयन, राइट। अब देखिए जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो उस टाइम सेल का ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या हो जाता है 0, राइट।
सॉरी, सेल का जो ईएमएफ होता है वो जीरो हो जाता है। मीन्स ये वैल्यू है जो सेल का ईएमएफ है ये जीरो हो जाएगा। अगर ये वैल्यू जीरो हुई तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 ओवर एन लोग। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ये हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, सो ईएमएफ ऑफ द सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में ये रिलेशनशिप होता है। तो ये भी हम नर्नेस्ट इक्वेशन से ही फाइंड आउट करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो देखिए ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये हमने स्टडी किया था 11th क्लास में इन द यूनिट थर्मोडायनेमिक्स। होता क्या है ये गिब्स फ्री एनर्जी, ये एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा आर जी से। होता क्या है ये, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का मीनिंग क्या होता है, दिस गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी द डिक्रीज इन हुज वैल्यू, मीन्स ये वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू में जो डिक्रीज आता है, तो डिक्रीज है इसलिए मैंने क्या लिख दिया माइनस, द डिक्रीज इन हुज वैल्यू गिव्स द यूजफुल वर्क। मीन्स किसी सिस्टम की जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है उसकी वैल्यू में जो डिक्रीज होता है उतना ही यूजफुल वर्क होता है। तो देखिए हम स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है और इलेक्ट्रिकल वर्क डन मीन्स यूजफुल वर्क। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। और एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है ये किसके इक्वल होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू में स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, राइट। अब ये चार्ज किसके इक्वल होगा, देखिए जो हमारा सेल होगा उस सेल के अंदर अगर n इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उन पे चार्ज कितना होगा, n फैराडे होगा। सो मैं लिख सकती हूँ Q इज इक्वल टू NF ई नोट सेल। ये किसके इक्वल आया है, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन। सो वी कैन राइट, देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क डन NF ई नोट सेल, और एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता किसके इक्वल है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। सो वी कैन राइट माइनस डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू NF ई नोट सेल, राइट। फॉर ए रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, अगर हमारे पास कोई ऐसे रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम हुआ है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हमने थोड़ी देर पहले ही डिराइव किया था कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू 2.303 RT ओवर NF log C। अब देखिए ई नोट सेल है, ये हम क्या लिख सकते हैं, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। ई नोट सेल अगर आप यहाँ से निकालोगे तो वो क्या आएगा, माइनस डेल्टा आर जी नोट ओवर NF। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ पुट की है, माइनस डेल्टा आर जी नोट ओवर NF इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ NF से NF कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। मीन्स दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो देखिए हमने नर्नेस्ट इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म्स में स्टडी किया है। अब ये जो हमने डिफरेंट फॉर्म स्टडी की हैं, फॉर एग्जांपल नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ द सेल, नर्नेस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और साथ में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो, और साथ में हमने इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी पढ़ा है। तो ये जो सारे हमारे पास रिलेशनशिप्स आए हैं इन सब पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। सो इन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है।